346 FS क्लास 12th फिजिक्स 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया पेपर्स बेस्ट क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेकर आए हुए दोस्तों। ये क्वेश्चंस बहुत ही इसमें अच्छे पूछे गए हैं और हम आपको क्वेश्चंस का आंसर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। ये देखिए पूरे क्वेश्चंस का आंसर लेकर आए हैं आपके सामने और जानते हो थोड़ा होमवर्क्स भी आपके लिए इस वीडियो में रहने वाला है। सो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। ऐसे ही 30 मिनट की वीडियो नहीं बन गई, मेहनत लगी है और पूरे क्वेश्चंस को हमने समझाया है, ना कि आंसर दिखा के चले गए स्टूडेंट्स। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। देखिए हम वीडियोज़ क्यों लाते हैं, हमारे वीडियोज़ पे लाखों पे व्यूज़ भी नहीं आते, वो भी हम डेली नहीं लेकर आते क्योंकि हफ्ते में 2-3 वीडियो ही आती है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आते। बस खुशी इसी बात की मिलती है कि अगर आप सभी इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। बस इसी से हमें खुशी मिलती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो भी ये वीडियो देखे उसको फ़ायदा ही मिले, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं। ठीक है, तो बस यही से ही हमें खुशी मिलती है। सो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको जरूर शेयर करिएगा प्लीज़, और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी जरूर कर दीजिएगा आप सभी। सो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए अपने आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है। आप पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है, कॉपी पेन आप भी ले लीजिए। सबसे पहला इसमें पूछा गया है कि गतिज ऊर्जा ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस द ब्रागली तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, देखिए लुईस दी ब्रॉगली, ये लुईस तो पहले हटाओ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। दी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य दोस्तों क्या होता है, ये होता है हमारा H/m/v। लेकिन स्टूडेंट्स हमें दिया है गतिज ऊर्जा E, तो इसी को ही दोस्तों हम 2-3 टर्म में लिखते हैं। इसी गतिज ऊर्जा को 2-3 टर्म में हम और लिख सकते हैं। पहला टर्म गतिज ऊर्जा के रूप में जो कि होता है H/√2m और गतिज ऊर्जा, ये देखिए दूसरा टर्म है इसको लिखने का। ठीक है, सो इस हिसाब से तो हमारा आंसर आ चुका है, ये है पहला वाला। लेकिन एक और इसको लिखने का टर्म है, वो है हमारा H/√2m/q/v, जहाँ पर v आपका वोल्टेज है। तो इसलिए ये आप याद रख लीजिए, क्या पता कल को आपको एग्जाम में कहे कि v वोल्टेज के एक कण का दी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या होगा, तो ये होगा स्टूडेंट्स q/v आ जाता है e की जगह पर बस। सो आइए आप बढ़ते सेकेंड क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कि यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है ना वह आपका ये होगा, आपने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ाया था अनुगमन वेग, आप सर्च करिएगा अनुगमन वेग एजुकेशन शास्त्र। सो लास्ट में वीडियो में हमने बताया था कि अनुगमन वेग का फॉर्मूला होता है कैपिटल E बटे में m मल्टीप्लाई में ताऊ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए जो अनुगमन वेग है वह किस पर निर्भर करता है, केवल विद्युत क्षेत्र पे, विद्युत क्षेत्र के स्क्वायर पे नहीं, विद्युत क्षेत्र के अंडर रूट में नहीं, केवल डायरेक्टली विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। इसलिए ये था हमारा आंसर था। क्लियर। सो चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की ओर, देखते हैं आगे क्या पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर ग में पूछा गया है कि प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है। तो जो प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है वह अति परवलयकार होता है। चौथा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। तो ये देखिए नीले प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी। आइए पांचवा देखते हैं, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारित्र हो तो परिपथ में वह शक्ति होगी। अगर केवल धारित्र है ना प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, तो जो वह शक्ति होती है बिल्कुल 0 होती है। ठीक है, याद रखिएगा, इस तीनों को याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें पूछा गया है 2 बिंदु आवेश को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का परावैद्युतांक होगा। देखिए ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी आप किसी भी माध्यम में आवेश को ले जाते हो, आवेश को उठाया वायु में से, निर्वात में से, उसको माध्यम में ले गए, तो वहाँ पर बल घट जाता है। और जो माध्यम में बल होता है वह वायु में जो बल लग रहा है वायु में बटे में
के होता है, ठीक है, और के ही आपका परावैद्युतांक होता है। तो देखिए हमें माध्यम में बल दिया है, माध्यम में देखो दिया है 8 न्यूटन का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे इसको, तो माध्यम का बल रखेंगे यहाँ पर 8 बराबर में वायु में देखिए वायु में इनमें 80 न्यूटन का बल लग रहा है बटे में के, तो के बराबर यहाँ से आप बता दीजिए क्या आ गया, 10 आ जाएगा, ठीक है। सो इसका आंसर आप क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। क्लियर आप सभी को। बस ये फॉर्मूला याद रखिए कि माध्यम में जो बल होता है आवेशों के बीच में, वह वायु में लगने वाले बल बटे में परावैद्युतांक उस माध्यम का। चलिए अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब आते हैं थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन में जो 1 नंबर के हैं। पहला इसमें पूछा गया और बहुत ही पहला धमाकेदार सवाल पूछ दिया 1 नंबर का कि लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स पहला ही क्वेश्चंस बिल्कुल ही धमाकेदार। देखिए सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है इसलिए कराना तो पड़ेगा ही, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम लेंस को उठाकर वायु में रखें, मतलब कि चारों तरफ इसके क्या है, वायु है, ठीक है, तब इसकी जो फोकस दूरी होगी वो निकालते हैं पहले, ठीक है। देखिए वायु में है तो इस लेंस का अपवर्तनांक दोस्तों मान लेते हैं वायु के सापेक्ष कितना है, वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक मान लेते हैं ये है, ठीक है। तो फोकस दूरी हो जाएगी 1/f बराबर में अपवर्तनांक जो है उसमें से 1 माइनस करेंगे और बटे में दोस्तों इसकी दोनों त्रिज्या R1 और R2, 1/R1 1 माइनस का 1/R2 ये होगा। क्लियर। ये लेंस देखो उत्तल लेंस नहीं बोला है हमने, एक उदाहरण के लिए उत्तल ले लिया है, कोई भी लेंस हो सकता है। चलिए अगर इस लेंस को हम क्या करें, द्रव में डुबो दे, तब देखो फोकस दूरी क्या होती है। अगर इसी लेंस को उठाकर हमने द्रव में डाल दिया, सेकेंड स्थिति यानी दूसरी स्थिति, देखो 1 नंबर के सवाल में कितना हमें करना पड़ रहा है, अगर नहीं करेंगे तो आप सभी कैसे आप निकाल पाएंगे। देखिए अगर इस लेंस को हमने दोस्तों अब की बारी जल में रख दिया, अब हमारा जल है और ये लेंस है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अपवर्तनांक अलग होगा, तो मान लीजिए जल के सापेक्ष, लिक्विड के सापेक्ष अपवर्तनांक इस ग्लास का यानी कि लेंस का, तो तब यहाँ पर फोकस दूरी 1/f बराबर में आप लिखेंगे अपवर्तनांक जो है -1 और 1/R1 माइनस का 1/R2। बस सिंपल सा ये करना है आपको। फिर देखिए ये पहला फोकस दूरी है जब वायु में, ये दूसरा फोकस दूरी है जब ये जल में है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेंस की वायु में और लेंस की द्रव में फोकस दूरी का अनुपात। तो वायु वाला हमारा ये है और जल वाला ये है, ठीक है। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करिए, 2 को 1 से भाग कर दीजिए, 2 को 1 से भाग कर दीजिए, तो आपको स्टूडेंट्स जो वायु का फोकस दूरी है वह बटे में जो जल में फोकस दूरी है वह, उसका अनुपात आपको मिलेगा। ये वाला चीज़ ऊपर आ जाता है, LNG माइनस का 1 बटे में ANG माइनस का 1 आएगा, ठीक है। और बाकी ये चीज़ें तो कटी जाएंगी अनुपात में। क्लियर। तो ये है आपका रियल आंसर और यहाँ जाकर 1 नंबर मिलता है। लेकिन हो सकता है अगले साल जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो 3 नंबर से कम नहीं पूछेगा, इसलिए हमने सॉल्व करा दिया। चलिए कोई बात नहीं, 1 नंबर बहुत होते हैं। 1 नंबर से आप जानते हो कई लोग फेल हो जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। तो ये दोस्तों आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है दोस्तों ऊर्जा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हमारा है ये क्वेश्चन नंबर ग कि विद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमी सूत्र लिखिए। तो देखिए विद्युत चालकता को C से हम दिखाते हैं और विद्युत चालकता प्रतिरोध के वृत्तम को ही हम विद्युत चालकता बोलते हैं। सो इसका फॉर्मूला ये आता है, ठीक है। बात करें इसकी विमी सूत्र की, तो इसका जो विमी सूत्र होता है वह स्टूडेंट्स ये होता है बड़ा सा और इसका मात्रक ये होता है। अगर आप इसको रटना नहीं चाहते हो सो आप वीडियो हमारी देख सकते हो विद्युत चालकता एजुकेशन शास्त्र सर्च करके, जिसमें हमने आपको विमी सूत्र निकाल कर बताया है बिना रटे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
घ इससे पूछा गया प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर की धारा की किस मान को व्यक्त करता है। तो स्टूडेंट जो अमीटर होता है ना वह धारा के आरएमएस मान को दिखाता है। आरएमएस मान जो वर्ग माध्य मूल मान होता है ना उस मान को एमीटर दिखाता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। और पांचवा है कि होल पर कितना आवेश होता है। पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाइए। तो देखिए होल पर आपका धन आवेश होता है और ये है उसका आरेख, पीएन संधि का आरेख। अगला है कि रेडियो तरंगे एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो स्टूडेंट्स सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति अधिक होती है, ये हमने लिखा भी है। सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति अधिक होती है रेडियो तरंगों से। तो ये भी फिनिश हमारा खत्म। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन खंड नंबर 6 में तीसरा बढ़ गए हम, जिसमें पूछा गया है कि नाभिक की द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा को परिभाषित करिए। ठीक है, तो देखिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा। सो हमने इसको आंसर कर दिया है, आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लें। द्रव्यमान क्षति क्या होती है भाई? नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वह गणनात्मक द्रव्यमान से हमेशा थोड़ा सा कम होता है। आप ऑक्सीजन ही ले लो, उसका जो आपका वास्तविक द्रव्यमान निकाला गया एवं जो गणना कर निकाला गया कि न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन उनका द्रव्यमान जोड़कर जो आया वो कम था वास्तविक द्रव्यमान से, और उसी को ही बोलते द्रव्यमान में क्षति, द्रव्यमान का अंतर, कुछ कमी आ गई। क्लियर? उसको बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। और बंधन ऊर्जा वह होती है कि किसी भी नाभिक में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं ना उनको तोड़ने के लिए, उनको अलग अलग करने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसको बोलते हैं बंधन ऊर्जा। क्लियर? चलिए ग नंबर में पूछा गया है कि पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत और पक्ष अभिनत की स्थिति में इसके प्रचालन को समझाना है हमें। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए अग्र अभिनत क्या होता है पीएन संधि डायोड में, वो आपको बताना है थोड़ा सा। ठीक है, अच्छे से समझाना है। देखिए अग्र अभिनत क्या होता है? जब किसी बैटरी के धन सिरे को हम पी क्षेत्र से और ऋण सिरा को हम एन क्षेत्र से जोड़ दें तो इसे ही अग्र अभिनत कहते हैं। ठीक है, देखो ये पी वाला सिरा है वह बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ और एवं जो ऋण एन क्षेत्र है वह बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। इसको इस तरह से भी आप दिखा सकते हो। यहाँ पर पी जो होता है वो पी से पॉजिटिव, देखो पी से पॉजिटिव एन से निगेटिव, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम जरा। क्वेश्चन आगे पूछा गया है कि एमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसकी परास और सुग्राह्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप एमीटर में जो शंट होता है उसको आप बढ़ा दीजिए तो परास और सुग्राह्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए हमने यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है कि अगर एमीटर में शंट का मान बढ़ा देने पर इसकी जो परास है और सुग्राह्यता दोनों बढ़ जाती है। ठीक है, ये है छोटा सा आंसर। आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल्स टाइप आ गया। अब इसको देखिए मज़ा आएगा समझने में, इसको सॉल्व करने में। 3 नंबर का है, पढ़िए पहले तो अच्छे से देखिएगा, हम सॉल्व कराएंगे इसको। यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबा दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। देखिए इसमें कहा जा रहा है ना, एक प्रिज्म है, एक पतला प्रिज्म है कांच का। ठीक है, अगर उस प्रिज्म को हमने वायु में रखा हुआ है, ये प्रिज्म है और ये चारों तरफ इसके क्या है, वायु है, तब इसका जो न्यूनतम विचलन है वह मान लीजिए डेल्टा एम ऑफ एयर, ये आता है, कुछ आता है। ठीक है, लेकिन जब इसी प्रिज्म को हमने उठाकर जल में डुबो दिया, इसी प्रिज्म को उठाकर ये हमने स्टूडेंट्स जल में डुबा दिया। ठीक है, तब यहाँ पर जो न्यूनतम विचलन आता है वो मान लीजिए जल यानी कि लिक्विड का कुछ ये आता है, और कह रहा है कि ये जो न्यूनतम विचलन आया है इसको अगर आप जल के सापेक्ष लोगे तो वह 1/4 होगा। फाइनली आपसे कहा जा रहा है कि न्यूनतम विचलन जो आ रहा है जल में, अगर आप उसको वायु के सापेक्ष ले लो, देखो वायु के सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष मतलब कि वायु का न्यूनतम विचलन नीचे, और ये आपका 1/4 है, ये बोला जा रहा है, सिद्ध करना है हमें। समझ में आया आपको? पहले आपका प्रिज्म वायु में है तब न्यूनतम विचलन, जब जल में डुबो दिया तब न्यूनतम विचलन जो है वह वायु के सापेक्ष 1/4 है। समझ गए सवाल को? अब आइए सॉल्व करते हैं। पतली प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन क्या होता है? अपवर्तनांक
जो यहाँ पर अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है वह जो है उसमें से आपको बस एक घटा देना है और प्रिज्म जो कोण होता है ए उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्लियर। ये चीज़ आपको दिया है क्वेश्चन में, देखो ये जो आपको दिया है तो इसको रख दीजिए 3/2 माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई ए, ये आ जाएगा दोस्तों आपका हाफ ए। ये हो गया। अब देखिए हमसे ये जल का निकालना है, जल का कैसे निकाले, वो यही फॉर्मूला लगाएंगे भाई। यहाँ पर जल है कांच है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये दिया है आपको, देखो जल के सापेक्ष नहीं दिया है तो ये हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे भाई, आप क्या करिए इन दोनों को भाग कर दीजिए, इन दोनों को आप भाग कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों को डिवाइड करने पर 3/2 बटे में 4/3 तो 3 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो स्टूडेंट जो 3 से आपका 9 बन जाएगा और 4 2 से गुणा होगा, 4 2 8 हो जाएगा। तो ये आपका आया। तो इसको यहाँ पर रखिए वही ln(g)-1 मल्टीप्लाई बाई ए। उसी तरह सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो 9/8 रखने के बाद एक घटाएंगे फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 1/8a। अब देखिए ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है तो ये दोनों तो हमने निकाल लिया है। जल का 1/8 आया हुआ है, वायु का 1/2a आया हुआ है। ठीक है, 1/2a आया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए a से तो a आपका यहाँ पर कट चुका है और ये जो 2 है आपका वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/8 मल्टीप्लाई बाई 2 ये क्या मिल गया आपको 1/4 मिल गया। और यही तो प्रूफ करना था तो यहाँ से आप लिख देंगे प्रूफ्ड, खत्म। और जितने भी नंबर का है आपको पूरा नंबर मिल गया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया विस्थापन धारा की सार्थकता को विवेचना कीजिए और इसके चालन धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए विस्थापन धारा के बारे में बताना है हमें क्या है। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है कुछ लाइनों में कि किसी धारिती परिपथ में धारा प्रभावित करने पर परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण धारिता के प्लेटों के बीच एक धारा अस्तित्व में आती है जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। क्लियर। देखिए स्टूडेंट्स समझना है आपको आना चाहिए, जैसे धारिता होती है, अगर आप इसको किसी भी दोस्तों प्लेटों के बीच में जोड़ दो, धारिता को आप जोड़ दो एक बैटरी से, इसमें से करंट प्रभावित होने लगता है। लेकिन सोचो यार धारिता के प्लेटों के बीच में तो खाली स्थान है, वहाँ पर धारा कैसे बह सकती है, वहाँ पर तो कोई तार हमने जोड़ा नहीं है, ये तो खाली है। तो यहाँ पर एक धारा बहती है जिसको बोलते हैं विस्थापन धारा, जो यहाँ से उठकर यहाँ तक विस्थापित होती है। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसको बोलते हैं विस्थापन धारा। और वही बताना है क्या होती है कि धारिती परिपथ में धारा प्रभावित करने पर विद्युत क्षेत्र परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण धारिता के प्लेटों के बीच में दोस्तों एक धारा का अस्तित्व आता है जिसे बोलते हैं विस्थापन धारा। और यह दोस्तों चालन धारा के बीच और इसके और चालन धारा के बीच में जो कलांतर होता है ना वह 0 डिग्री होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ग में पूछा गया है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है और बहुत ही हर साल आने वाला क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो देखिए नाभिकीय संलयन का मतलब होता है कि 2 हल्के नाभिक आए और आपस में जुड़कर भारी नाभिक बना दे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 2 हल्के नाभिक आए, मिलकर जुड़कर प्रोसेस संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बना देते हैं, जैसे ये है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में क्या हुआ कि एक भारी नाभिक है वो टूटकर दोस्तों 2 हल्के नाभिक में बदल जाए, उसको बोलेंगे हम नाभिकीय विखंडन। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखिए हमने लिखा हुआ है, ये देखिए भारी नाभिक है, इसने 1 न्यूट्रॉन को लिया और टूटकर हल्के नाभिक में बदल गया। ठीक है, और कुछ ऊर्जा भी यहाँ पर भी मुक्त होती है, ऊर्जा वगैरह ये निकलते हैं, ये सभी क्लियर नोट कर लिया आप सभी ने, स्क्रीनशॉट जो भी करना हो कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्लास्टिक की एक गोली P जिसका द्रव्यमान इतना kg है, 2 क्षैतिज समांतर आविष्ट प्लेटों के बीच
स्थिर अवस्था में संतुलित है, गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य कम या अधिक होंगे। देखिए कहा जा रहा है ना कि ये प्लेट है, एक पर प्लस है एक पर माइनस है, ठीक है। जाहिर सी बात है प्लस माइनस प्लेट है तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र बनेगा प्लस से माइनस की ओर, जिसको बोलेंगे ई। क्लियर। चलिए अब ये गोली है आपकी, इस गोली का द्रव्यमान m है, तो नीचे की ओर दोस्तों mg फोर्स लगेगा, mg फोर्स। चलिए ठीक है। अब दोस्तों इस पर एक आवेश भी है q, और इस पर एक फोर्स लग रहा है दोस्तों, विद्युत बल लग रहा है QE, और ये संतुलित अवस्था में, तो इसका मतलब है कि यह जो फोर्स है यह mg के बराबर है, तभी दोस्तों संतुलित अवस्था में है। क्लियर। तो यहाँ से आप आवेश को पहले निकाल लीजिए कि इस पर कितना आवेश है। आवेश आपने निकाल लिया। चलिए आवेश आपका कुछ आ गया, फिर उस आवेश को दोस्तों आपको क्या कर देना है, उस आवेश को आप डिवाइड कर दीजिएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश के, ठीक है। फिर जो आपको मिलेगी वह इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। क्लियर। जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दोस्तों कम होंगे वह उनकी संख्या आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बस क्यू का मान निकाल लीजिए यहाँ से, और फिर उसको इलेक्ट्रॉन पे आवेश से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। कर लेंगे आप सभी ना। देखो मास दिया ही है, जी का वैल्यू दिया ही है, विद्युत क्षेत्र आप निकाल सकते हो यहाँ से। विद्युत क्षेत्र में दिक्कत होगा तो देखिए विद्युत क्षेत्र आप ऐसे ही निकाल सकते हो। विद्युत क्षेत्र कैसे निकाल लेंगे, देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है विभवांतर, इनके बीच में विभवांतर 1000 वोल्ट है, और जो इनकी बीच की दूरी है वह 2 सेंटीमीटर है, तो विद्युत क्षेत्र आ जाएगा विभवांतर बटे में दूरी। तो विभवांतर है 1000 और दूरी है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻2 मीटर, मीटर में लिखा जाता है इसको। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, डिवाइड करने पर 500, फिर 10⁻2 ऊपर 10⁻2 हो जाएगा। ये आ गया विद्युत क्षेत्र। फिर आप सभी इस फॉर्मूले में रख कर सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। और आंसर अगर आप निकाल लो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चंस की ओर। पूछा है विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, इनका संचरण आरेख बनाना है, और संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र का आयाम मतलब कि E0 और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बोले तो B0, इसको दिखाना है। क्लियर। तो ये आपका होमवर्क है, इस पर वीडियो भी हमने बना दी है, आप सर्च करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे एजुकेशन शास्त्र, बहुत ही बेस्ट वीडियो है जिसमें हमने आपको फील करा है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कट फील हो जाने वाला है, जिसको आपको फिर रटना भी नहीं पड़ेगा, इस तरीके से बताया हमने, ठीक है। तो आप सर्च करके वीडियो जरूर देख लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे एजुकेशन शास्त्र, बस कर लीजिएगा ये होमवर्क। उसके बाद एक और होमवर्क है यहाँ पर, देखिए वैद्युकरण को परिभाषित कीजिए, संपूषी एवं आपको बताना है विनाशी वैतीकरण की दशाएं आपको लिखनी है, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, जिसको आपको बुक से देखकर लिखना है। ये क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल टाइप की, इतना परमाणु का द्रव्यमान इतना है, इसका परमाणु द्रव्यमान इतना है, इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना है, तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, तथा 1 mu इतना है। देखिए टेंशन फ्री हो जाइए, अभी हम आपको चुटकियों में सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चंस में आपको देखिए दिया है वास्तविक द्रव्यमान, जो कि कितना है 16 है। वास्तविक द्रव्यमान कितना है 16 है, जिसको m1 बोल देते हैं, 16 AMU है। हमें देखिए पूछा है बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो बंधन ऊर्जा निकालने से पहले हमें द्रव्यमान क्षति निकालनी होगी, ये कितनी है, ठीक है। और द्रव्यमान क्षति कैसे आएगा, देखिए ये आपका आता है m1 माइनस का m2। m1 ये है, m2 अभी हम निकालना बताते हैं। m2 कैसे निकलता है, गणनात्मक द्रव्यमान वो आता है दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को जोड़कर। तो इस ऑक्सीजन में दोस्तों इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, और अगला थर्ड चीज़ वो है न्यूट्रॉन कितने होंगे, बताइए। इलेक्ट्रॉन दोस्तों कितने होंगे, जितना परमाणु क्रमांक 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन भी दोस्तों 8 होंगे, न्यूट्रॉन भी दोस्तों 8 होंगे, ठीक है। क्लियर। तो आपको क्या करना है, इनकी संख्या है और इनका द्रव्यमान इतना है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना है। तो आपको टोटल द्रव्यमान बताना है, गणना करके ऑक्सीजन का कितना होगा, तो वो होगा दोस्तों 8। सबको जोड़ दीजिए, 0.0000
1.005 को जोड़ दीजिए 1.007593, बिल्कुल आराम से जोड़िएगा, सॉल्व करिएगा इसको। और एक बचा है हमारा न्यूटन कितना है 1.0089882, ठीक है। इसको अच्छे से रफ पे करिएगा, एग्जाम में 3 नंबर गलती मत करके आइएगा। ये आप जोड़िएगा, जो आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। फिर जो आपकी वैल्यू आएगी वो m2 आएगी, फिर m1 में से m2 घटाएंगे, डेल्टा m आपको मिल जाएगा इजीली। फिर आपको दोस्तों बंधन ऊर्जा कैसे निकालनी है, बहुत ही आसान तरीके से बंधन ऊर्जा अब आ जाएगी, जो कि होती है द्रव्यमान क्षति मल्टीप्लाई में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इस वैल्यू को 9 से 31 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस तरीके से एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, और ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है इस टाइप का क्वेश्चन किसी न किसी सेट में, ठीक है। चलिए सीख लिया आप सभी ने सॉल्व करना, तो कर लीजिएगा आप। ग नंबर में है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जब चालकों में धारा समान दिशा में बहेगी, जब चालकों में धारा विपरीत दिशा में बहेगी, जब समान दिशा में धारा बहती है ना, तो चालकों के बीच में जो बल होता है वह विपरीत। उसके बाद देखिए घ नंबर में है व्हीट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में इसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। डैट मीन्स व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत आपसे पूछा गया, और इस पर आपको वीडियो भी मिल जाएगी। आप सर्च करेंगे व्हीट स्टोन सेतु एजुकेशन शस्त्र, आपको वीडियो मिलेगी जिसमें हमने आपको बताया है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत सिद्ध करना, इसका सिद्धांत सिद्ध करना, ठीक है। वही क्वेश्चन भी पूछा गया इसमें भी, ठीक है। एक न्यूमेरिकल है यहाँ पर। इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि तार का प्रतिरोध 16 ओम है, को पिघलाकर आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, नया प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो देखो लंबाई जब आधा कर दी जाए ना, तो जो प्रतिरोध होता है नया वाला, वह n² हो जाता है, ठीक है, n²। लंबाई को आधा कर दिया, यानी कि n की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो हाफ का स्क्वायर मल्टीप्लाई में r0, यानी कि पुराना वाला प्रतिरोध 16। इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ नीचे 4 से 16 को भाग करेंगे तो 4 ओम आ जाएगा, नया प्रतिरोध आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पूछा गया बोर का क्वांटमीकरण अभिकृत क्या है, इसका स्पष्टीकरण डी ब्रोगली द्वारा कैसे किया गया, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां लिखनी है ये सब में, ठीक है। योर होमवर्क 7वां है, आपको पूछा गया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनाना, किरण आरेख बनाकर समझाइए, क्लियर। ये भी आपका होमवर्क है। आप देखिए होमवर्क से आपके लिए, जैसे ये क्वेश्चन आपको कराते हैं न्यूमेरिकल्स वाला, स्टूडेंट्स 2024 में पूछा गया। यहाँ पर आपको देखिए वोल्टेज दिया हुआ है, इतना है प्रत्यावर्ती धारा का, ठीक है। समय है यहाँ पर t, समय वोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे एक चक्कर के लिए बनाना है हमें, ठीक है। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान भी निकालना है। देखिए 5 नंबर का है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे इसको आप सभी एग्जाम में। आपको देखो वोल्टेज दिया है कितना, 40 sin 100 पाई t। आपको कहा है आप ग्राफ बनाकर दिखा दीजिए, ग्राफ बनाइए वोल्टेज और समय के बीच में, ठीक है। और वोल्टेज का जो शिखर मान है वह ये है, तो शिखर मान मतलब कि जो अधिकतम जा सकता है वो है 40, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए बनाते हैं, यहाँ से शुरू होगा और अधिकतम यहाँ तक जाएगा, फिर नीचे, फिर स्टूडेंट्स ये ग्राफ इस तरीके से देखिए नीचे आएगा और यहाँ तक जाएगा। तो हमें एक चक्कर के लिए बनाना है ना, हमें देखो बस केवल एक चक्कर के लिए बनाना है, तो बस एक चक्कर हो गया, फिनिश। ये है आपका अधिकतम मान, और ये जो नीचे वाला है ये माइनस में है बस। अब देखिए समय की बात करें तो ये पूरा चक्कर में जो समय लगता है वो आवर्तकाल के बराबर होता है, तो आवर्तकाल तो हमें पता करना पड़ेगा कैसे आएगा। आपको क्या कर देना होगा, 2 पाई बटे में ओमेगा, मतलब कि ये ओमेगा आपके ये है ना, तो इस ओमेगा से डिवाइड कर दीजिए 2 पाई को, क्या आ जाएगा 0.02 आएगा, ठीक है। इतना सेकेंड होगा आवर्तकाल, 0.02 सेकेंड। बीच में ग्राफ, फिनिश। 5 नंबर क्वेश्चन सोचो। और एक हमें वो वर्ग माध्य मूल मान निकालना है वोल्टेज का, तो ये आपका आता है
V0 को डिवाइड करने पर √2 से। ठीक है, V0 आपका कितना था, 40 था, √2 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया आंसर, ख़त्म। चलिए अब आते हैं हम आगे, देखते हैं। बस अब फिनिश ही होगी ये वीडियो, और कुछ है ही नहीं कि क्या ही बताएं आपको। बाकी जितने भी सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं सब आप देखिए होमवर्क हैं, 1-2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। ठीक है, सबको आप ट्राई करिएगा घर में। अब दोस्तों बिल्कुल ही डाउन हो चुके, अब थोड़ा पानी पीना चाहते हैं, इसलिए अब हम जाना पड़ेगा। अब आपके लिए होमवर्क हमने दे दिया है। अब दोस्तों आप बताइएगा आपको वीडियोस कैसी लगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को जाने से पहले एक प्यारा सा कमेंट में जरूर बता दीजिएगा वीडियो कैसी लगी। स्टूडेंट्स जरूर पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके एजुकेशन फॉर बोर्ड से जुड़ जाएं, जिससे आगे आने वाले पेपर्स आपको जरूर इस चैनल पर मिले सबसे पहले। ठीक है, और जो बच्चे अभी पुराने मतलब कि बिल्कुल लेट में देख रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट में चले जाए। क्लास 12 यूपी बोर्ड का प्लेलिस्ट है, जिसमें प्रैक्टिस के लिए जो भी हम पेपर्स आपको सॉल्व करा रहे हैं 2024 का, वो सब उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जरूर जाके विजिट करें और बेहतरीन प्रैक्टिस करें भाई, फोड़ के आना है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। और उस प्लेलिस्ट यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, जाकर आप क्लिक जरूर कर लीजिए इस पर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी हंसते रहें और खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।